नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज मुखियाओं की होगी, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। दरअसल म्यांमार में जिस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई की, उसके बाद से यह सवाल था कि उग्रवादी क्या इस दौर में खामोश हो गए हैं, लेकिन यह तस्वीर उसके बाद की है। ट्रेनिंग दी जा रही है, वसूली वहां पर हो रही है, बस से उतारकर सीमा पर किस तरीके से वसूली होती है, यह सारी कहानी आज हम आपको दस्तक के बीच में ही दिखाने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बीच यह भी सवाल है कि अगर इस तरह से तस्वीरें खुलकर सामने आ रही हैं तो इसका मतलब क्या यह निकाला जा सकता है इसको बाहर दिखाओ कि वहां पर सब कुछ बेखौफ जारी है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में उग्रवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं सीमा पर। लेकिन सवाल इस देश के भीतर में उन मुखियाओं का है जिन्हें जनता चुनती है, सत्ता में बैठाती है, और सत्ता में आने के बाद वो झटका किसे देते हैं। झटका ही नहीं देते हैं, झटके पर झटका देते चले जाते हैं, और ये झटका कुछ ऐसा होता है जिसमें लगता है कि शायद सरकार जाग जाए, उस दिशा में देखे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में फेरिस्त आपके सामने है, एक दो नहीं 43 मौत, और इस 43 मौत में से नामों को पढ़ना शुरू कीजिएगा तो राजेंद्र आर, अलग अलग जिले, अलग अलग तारीख, 2015 में मौत, ये सारे लोग मर चुके हैं। सवाल यह है कि वहां की सियासत कहती है ये नेचुरल डेथ है, लेकिन सबकी वजह एक ही, इनके कोई ना कोई ताल्लुकात व्यापम से रहे हैं। कांग्रेस बहुत साफ कह रही है दरअसल ये मौत नहीं, ये हत्या है। और अगर देखना शुरू कीजिएगा तो जिले दर जिले इस तरीके से इन लड़कों की मौत हुई है, युवाओं की मौत हुई है, बुजुर्गों की मौत हुई है। इसमें बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन ये फेरिस्त बतलाती है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर व्यापम के तहत मौत हो रही है तो इसका मतलब यह है कि व्यापम खून से रंगा हुआ है, और ये पिछले 6 वर्षों से चल रहा है। कितने छात्रों ने इस बीच में परीक्षा दी, क्या कुछ हुआ, करोड़ों के वारे न्यारे हुए, क्योंकि बहुत जगहों पर छापे पड़े। लेकिन ये नाम बतलाते हैं, जरा कल्पना के परे है कि हर नाम व्यापम से जुड़ा रहा, और व्यापम के साथ जुड़ने के साथ साथ उसकी मौत होगी। वजह क्या थी, इसको लेकर भी अलग अलग तरीके से बतलाया गया। 10 की मौत सड़क हादसे में हो गई, यह बहुत साफ कहा गया। 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली, यह झटके में आया। 2 लोगों को ब्रेन हेमरेज हो गया, यह बात सामने आई। 3 की मौत तो अत्यधिक शराब पीने से हो गई, 2 की मौत बीमारी से हो गई, बाकियों का पता नहीं किन वजहों से मौत हुई। सवाल यह है इन सब के बीच जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार है या सिर्फ एसआईटी बनाकर बात की जा रही है। जरा रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जिम्मेदारी मुक्त राज्य व्यवस्था में सत्ता जिसके हाथ में होती है, क्या वो वाकई हर मामले में हर तरीके से फ्री है, पूरी तरीके से? रिपोर्ट देखिए। तैंतालीस मौत, 1,25,000 से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, और हजारों गिरफ्तारियों में 129 राजनेता, नौकरशाह, बिजनेसमैन और मिडिलमैन। सब कुछ व्यापम यानी मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल तले, और इसी राज्य की गद्दी पर बैठे राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मौन हैं। तो क्या सीएम की जिम्मेदारी खत्म, या फिर उनकी गद्दी पर प्रधानमंत्री मोदी सवाल नहीं उठाएंगे? क्योंकि यह महज संयोग नहीं है कि बीते 6 बरस से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी चलता रहा। जो खिलवाड़ करते उनके घेरे में जाने से पहले उनकी मौत भी हो गई, और जब छात्रों की परीक्षा के पीछे लेन देन का खुलासा हुआ तो व्यापम को धंधा बनाने वालों की गिरफ्तारी ने समूचे राज्य के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया कि मध्य प्रदेश कहीं अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति में तो नहीं पहुंच गई। मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो फकीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो। मौत तो सबकी होने वाली है। क्योंकि व्यापम के दायरे में मौत का यह सिलसिला बताता है कि जिले दर जिले छात्रों को अंधेरे में रखा गया, क्योंकि मरने वाले कमोवेश हर जिले के हैं। तो क्या इनकी हत्या कर दी गई और सरकार खामोशी से सिर्फ नजारा ही देखती रही? पापा बहुत मतलब 3-4 महीने से 6 महीने पापा जेल काट के आए थे, फिर उसके बाद बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा। क्योंकि मरने वालों की मौत की वजह बताती है, कोई सड़क दुर्घटना में मर गया तो कोई हार्ट अटैक से, कोई शराब पीकर मर गया तो कोई बीमारी से। यानी मौत की वजह और मौत की फेरिस्त ने व्यापम को खून से लाल कर दिया। लेकिन राज्य के सीएम ने यह कहकर हर बार पल्ला झाड़ा कि जांच के लिए एसआईटी तो बना दी, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल 3 है। पहला, लाखों छात्रों के भविष्य चौपट करने वाली व्यवस्था से सीएम का क्या वाकई कुछ भी लेना देना नहीं? दूसरा, मौत के नाम पर हत्या लगातार जारी है, लेकिन सीएम का कुछ भी लेना देना नहीं। और तीसरा, सत्ता नौकरशाह
बिजनेसमैन का नेक्सस ही सामने आया तो सीएम क्या इसमें भी कुछ भी लेना देना नहीं? और अगर सीएम पल्ला झाड़ रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार का दखल क्यों नहीं? क्या इसकी वजह संघ का वर्धस्त होना है? क्योंकि संघ के भी एक बड़े स्वयंसेवक का नाम इस घोटाले में आ चुका है और मध्य प्रदेश में आलम यह है कि सीएम ऑफिस के समानांतर राज्य के आरएसएस प्रमुख का नाम वहां पर चलता है और इसीलिए पीएम भी शिवराज पर क्या कुछ नहीं बोलेंगे? यानी भोपाल से दिल्ली तक हर कोई मौन। सूबे की कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के मुखिया, जो अब तक मौन हैं। लेकिन सवाल यह है कि मौतों का सिलसिला ये कब रुकेगा? जांच एजेंसियां इस घोटाले की जड़ तक कब पहुंचेंगी और मुख्यमंत्री जिम्मेदारी कब लेंगे? कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी कब लेंगे, हमारे संवाददाता का आखिरी शब्द यही है। और मुख्यमंत्री हैं कहां पर, जरा यह भी देख लीजिए। कुल्लू मनाली की सैर पर हैं और इन सब के बीच राज्य के भीतर जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है वो दूर की गोटी है। लेकिन इस बीच में गर्मी, बरसात, इन सब से दूर हसीन वादियों में कुल्लू मनाली की सैर पर शिवराज सिंह चौहान लगातार हैं और ये वहां का शानदार दृश्य में अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच, अपने अधिकारियों के बीच, अपने करीबियों के बीच लगातार घूम रहे और इस बात से बेफिक्र कि लगातार व्यापम के तहत अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं तो इसे राज्य में कहा जा रहा है कि ये तो प्राकृतिक मौत है, क्या राजा क्या रंक, हर की मौत होती है। लेकिन ये दृश्य बतलाते हैं कि आखिर मुखिया जो होता है वो मन माफिक किस तरीके से रहता है, ये उसका एक पहला नजारा है। और इस नजारे के साथ कई तमगे जोड़ने होंगे क्योंकि हमने लिखा है झटके पे झटका। चलिए ये 3 दृश्य आपको और दिखलाते हैं। इसमें झटका तो वाकई मिला है। पहला झटका मिला है, प्रियंका को झटका मिला है क्योंकि शिमला की जमीन पर सवाल है और 10 दिन के भीतर हिमाचल सरकार से कहा गया बताइए जनाब ये जमीन कैसे दी गई, किस रूप में दी गई। मीणा रहेंगे, एसीबी प्रमुख बने रहेंगे। केजरीवाल को झटका मिल गया, जिस लिहाज से वो चले थे और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा। धौलपुर महल पर ही कब्जा कर लिया वसुंधरा ने। ये कागज पत्तर निकाल के पोंछ कर आज कांग्रेस सामने लेकर आई। ये झटके की पहली तस्वीर थी जो 3 दृष्टि से 3 झटके थे। लेकिन इन सबसे इतर दिल्ली में तो बात स्वराज की होती थी। इस बात का जिक्र होता था कि गरीबों की सरकार गरीबों के लिए। लेकिन किसे पता था जब बिजली बिल पहले ही महीने का सामने आएगा, वह भी सीएम के घर का यानी अरविंद केजरीवाल के घर का, तो चौंका देगा। इतना बिजली बिल, दरअसल ये बिजली बिल मार्च के आखिरी महीने में इस घर में शिफ्ट हुए थे और बिल देखिए 48,630 रुपए। दरअसल इस घर में 2 अलग अलग किलोवाट के लगे हुए हैं। ये 22 किलोवाट का है जो सैंक्शन लोड है और इससे पहले जो हमने दिखाया था वो 34 किलोवाट का, कुल मिला के 56 किलोवाट। इसमें 30,210। ये बतलाता है कि राज्य में किस तरीके से अगर मुखिया ही अपने हिसाब से इस बात को बेचैनी के साथ ना जिए कि जिन गरीबों का जिक्र हो रहा है और उस लिहाज से जिंदगी भी होनी चाहिए, बड़ी दूर की गोटी। और शायद यही वजह है पिछले दिनों जो बजट आया उससे लगा वाकई चलिए शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाएगा। लेकिन किसे पता था अभी 60 घंटे ना बीते और इन सब के बीच कह दिया गया अब तो वैट में टैक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है जरा देख लीजिए। तो अब ये सारी चीजें दिल्ली में महंगी होने वाली हैं। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में बिल रख दिया है जिसके पास होने पर इन सारी चीजों पर वैट बढ़ जाएगा, यानी सारी चीजें खासी महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल पर अभी 20% और डीजल पर 12.5% वैट लगता है, जिसे 30% किए जाने की योजना है। ये एकदम आम आदमी का बजट है। दिल्ली के हर आम आदमी को, वो चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जिस भी आय वर्ग से रखता हो, सबके लिए। यानी दिल्ली सरकार के बजट में जिन चीजों के महंगे होने में कसर रह गई थी, अब केजरीवाल सरकार ने उन्हें भी महंगा करने की योजना बना ली है। बजट में सर्किल रेट से लेकर डीजल गाड़ी के एंट्री टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स से लेकर लग्जरी टैक्स तक बढ़ाया गया था। दिल्ली में दाल चावल से लेकर सब्जियों तक खाने पीने का सारा सामान बाहर से आता है, तो उनका महंगा होना तय था। और अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आम आदमी की कमर और तोड़ेगी। तो सपना स्वराज का और वार केजरीवाल का, क्योंकि दिल्ली में अब महंगाई से कमर मध्य वर्ग की ही टूटनी है। तो इंतजार कीजिए दिल्ली में महंगे दिनों के लिए। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। सरकार सत्ता में आती है कैसे बेफिक्र हो जाती है, या फिर उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं कि दरअसल
इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरीके से वाकई आम आदमी या सामान्य जीवन जीने की स्थिति में हर किसी को लाया जाए, ये विकल्प नहीं होता है। शायद इसीलिए किसे पता था एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगेगा कि वो धौलपुर महल को ही हड़प ले गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया, देखिए और सुनिए। नियंत हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड, ये भागीदारी है और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी नए होटल नहीं बनाती है, ये कंपनी राजस्थान सरकार की संपत्ति को अपने निजी जायदाद के रूप में देखती है और उस होटल की जिम्मेदारी लेती है और उस होटल प्रॉपर्टी पर 100 करोड़ से भी अधिक निवेश करती है। भारत सरकार के संविधान के आर्टिकल 366 के तहत हिज हिजाइनत महाराजा राणा हेमंत सिंह, जो दुष्यंत जी के पिताजी थे, 22 अक्टूबर 1954 से धौलपुर के शासक व उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। आजादी के बाद से ही कई बार इस्तीफे खुद ने दिए हैं मॉल ग्राउंड पर, कई बार इस्तीफे लिए गए हैं। दरअसल जिस कंपनी का जिक्र हुआ उसमें हर किसी के शेयर हैं। हर किसी का मतलब दुष्यंत बीजेपी के सांसद हैं, वसुंधरा बीजेपी के वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ललित मोदी जिसको लेकर हर किसी की नजर है ये हो क्या रहा है। और इन सब पे खामोशी अगर प्रधानमंत्री मोदी बरत रहे हैं तो ध्यान दीजिए कौन कौन निकल के किस किस रूप में इस दौर में क्या क्या संकेत दे रहा है या टिप्पणियां कर रहा है। ये मैसेज कहीं बड़ा है। अडवाणी, गोविंदाचार्य और यशवंत सिन्हा ने पहली बार निशाने पर मोदी सरकार को लिया है तो संकेत यही उभरे कि प्रधानमंत्री मोदी का वो ऑरा नहीं रहा। ये अंतर एक बरस में आया है। लालकृष्ण अडवाणी, गोविंदाचार्य और यशवंत सिन्हा अपने अपने तरीके से निशाने पर और किसी को नहीं बल्कि मोदी सरकार को ले रहे हैं। अडवाणी हाशिए पर चले गए लेकिन कुछ नहीं बोले। गोविंदाचार्य को भी साल भर पहले मोदी में देश का भविष्य दिखाई दे रहा था और यशवंत सिन्हा ने भी मोदी के औरे तले हमेशा खामोशी ही बरती। लेकिन साल भर के भीतर ऐसा क्या हो गया या ऐसे क्या संकेत निकले कि लालकृष्ण अडवाणी को लगने लगा कि दाग लगे हो तो इस्तीफा देकर खुद को पाक साफ कर सत्ता में लौटना चाहिए, जैसा कि उन्होंने हवाला के आरोप लगने पर किया। गोविंदाचार्य को डर है कि इस्तीफा न देने पर और प्रधानमंत्री के खामोश रहने से राजनीतिक सत्ता के पास नैतिकता तक नहीं बचेगी। और यशवंत सिन्हा तो 75 पार के नेताओं को खारिज किए जाने पर तंज कस रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की खामोशी ने बीजेपी और संघ के भीतर भी दरार पैदा कर दी है या फिर प्रधानमंत्री मोदी रणनीति के तहत खामोश हैं? क्योंकि आरोपी मंत्रियों को हटाने या उनके खिलाफ बोलना तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान है, लेकिन हटाने के बाद के हालात को संभालना शायद मुश्किल है। मसलन ताकतवर वसुंधरा को हटाने से राजस्थान विधायक बिखर जाएंगे, कांग्रेस धारदार हो जाएगी। मोदी बाखूबी समझते हैं सुषमा को हटाने से बीजेपी के भीतर की धड़ेबाजी को दिल्ली में हवा मिलेगी, क्योंकि राजनाथ और गडकरी तो पहले से ही वसुंधरा सुषमा के पक्ष में रहे हैं। यानी खामोशी ही हालात को उलझाए हुए है, लेकिन बोलने या निकालने की पहल पार्टी के भीतर धड़ेबाजी को फैला सकती है। और बिहार चुनाव में जीत नहीं मिली तो ये धड़ेबाजी चुनौती में बदल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीत और उसके बाद दिल्ली छोड़कर हर राज्य में जीत दर जीत ने ही प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना बड़ा किया कि अडवाणी हो या यशवंत सिन्हा या फिर गोविंदाचार्य, इनका बोलना मौजूदा वक्त में सिवाय बोलने के अलावे कुछ नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि मोदी की खामोशी कहीं अपनों के विरोध करने वालों की कतार न बढ़ा दे और हाशिए पर पड़े नेताओं का बोलना ही कहीं मौन मोदी पर भारी न पड़ जाए। अगर मौनेंद्र धृतराष्ट्र बनना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। तंज कोई कसता है लेकिन देश की इकोनॉमी का पटरी पर, हमें लगता है ये बात जानकारी होनी चाहिए। ग्रीस दिवालिया हो चला है और भारत के भीतर क्या वाकई इकोनॉमी पटरी पर है? जरा रिपोर्ट देखिए।
ग्रीस की आबादी महज 1 करोड़ 10 लाख है, लेकिन उस पर कर्ज 340 अरब यूरो का है। वहीं भारत की आबादी है 125 करोड़ और भारत पर कर्ज है तकरीबन 30 लाख करोड़ डॉलर। लेकिन ग्रीस की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था काफी व्यापक है। बावजूद उसके ग्रीस की चौपट अर्थव्यवस्था ने उसे दिवालिया होने के कगार पर ला खड़ा किया है। तो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को लगने लगा है कि दुनिया 1930 की मंदी की दिशा में जा रही है। तो क्या वाकई आर्थिक मंदी का संकट दुनिया पर मंडरा रहा है? अगर रघुराम राजन की माने तो तमाम अनाप शनाप खर्चों की वजह से यह खतरा बढ़ा है और दूसरी तरफ निर्यात बढ़ता हुआ दिखाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। जो क्रेडिटर्स है और ग्रीस की सरकार है, जो उनके बीच में जो डिस्कॉर्ड है कि अभी तक एक सहमति नहीं हुई है कि भाई ये जो बेल आउट पैकेज जो ग्रीस की सरकार ने दिया है वो जब एक्सेप्टेबल हो जाएगा तब ये जो संकट है वो दूर होते हुए दिखाई देगा। तब तक हम देखेंगे कि प्रेशर बड़ा ही भारी रहेगा। राजन ने कुछ इसी तर्ज पर 2008-9 में भी मंदी का अंदेशा जताया था, जो सही साबित हुआ। तो सवाल अब उन आर्थिक नीतियों का है जिसके आश्रय दुनिया के देश लगातार बढ़ रहे हैं। और भारत के संबंध में भी बड़ा सवाल यही है, क्योंकि उदारीकरण के दौर में सारा जोर विदेशी निवेश पर ही रहा और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह भी विदेशी निवेश पर ही टिका है। यानी ना मनमोहन सिंह ने देसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, ना प्रधानमंत्री मोदी कर पा रहे हैं। और चौंकाने वाला सच इस दौर का यही है कि 2006 से 2012 के बीच भारत में विदेशी निवेश 103 बिलियन डॉलर का हुआ। वहीं भारतीय कंपनियों ने विदेशों में 212 बिलियन डॉलर का निवेश कर दिया। और बीते साल भारत की जीडीपी 5% बढ़ी, तो भारतीय कंपनियों का विदेश में निवेश 8% की दर से बढ़ा। इतना ही नहीं, जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी विदेशी निवेश के जरिए भारत में बढ़ाना चाहते हैं, उसके उलट भारतीय कंपनियों ने 2007 से 14 के बीच 21 बिलियन डॉलर निवेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेश में कर दिया। हद तो यह है कि भारतीय कंपनियों ने 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती की भूमि विदेशों में खरीदी और वो उसे डेवलप कर रहे हैं। को लिए चलते हैं मणिपुर म्यांमार की उस सीमा पर जहां पर उग्रवादी किस रूप में ट्रेनिंग करते हैं। मंजीत बताइए। उत्तर पूर्व में सक्रिय आतंकवादियों के ट्रेनिंग वीडियो से एक बात साफ है कि सेना और सुरक्षा बलों के भारी दबाव के बावजूद आतंकियों के हौसले कितने बुलंद हैं। भारत, म्यांमार और दूसरे सरहद के इलाकों में बड़ी संख्या में आतंकी खुलेआम ट्रेनिंग ले रहे हैं। सभी तरह के आधुनिक हथियार इनके पास मौजूद हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिना विदेशी मदद के इतनी बड़ी संख्या में आतंकी कैसे तैयार हो रहे हैं और कैसे भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।